तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर एक नया चैप्टर और नई जानकारी के साथ। तो हर रोज की तरह मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के समक्ष। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का ये चैप्टर है पार्ट 4 यानी चैप्टर नंबर 4। और मैं इसमें आपको बताऊंगा वायु के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बताया है जल के बारे में। जल हो गया है आपका, और आपका मिट्टी हो गया है। क्या हुआ? मिट्टी हो गया है। जल और मिट्टी के बारे में बता दिया गया और ईवीएस का बेसिक चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया, यानी कि ईवीएस की बेसिक जानकारी आप तक पहुंचा दी गई है। तो हमने जल भी पढ़ लिया, मिट्टी भी पढ़ लिया, ईवीएस का बेसिक चैप्टर पढ़ लिया। और आज हम पार्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? ये जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, इसमें हम पढ़ेंगे वायु यानी एयर के बारे में। और एयर के बारे में पूरी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि भैया ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है। आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कोरोना काल में जो ऑक्सीजन लेवल बहुत लोगों का गिरता है। नहीं मतलब जब जिस लोगों को मतलब जिन लोगों को कोविड हो जा रहा है, उनको क्या हो रहा है कि उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर रहा है। और उस ऐसे में क्या हो रहा है कि उन लोगों की डेथ हो जा रही है। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वायु भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वायु से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? जो विभिन्न गैसें हैं, तमाम तरह की गैसें हैं, उनका क्या है? ये मिश्रण है। तो चलिए हम जान लेते हैं क्या है कुछ हमारे में बारे में हमारे इस चैप्टर में। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि क्या हो कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए, पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी हुई। किससे घिरी हुई? वायु से घिरी हुई है। वायु से घिरी हुई है, जिसमें अनेक प्रकार की गैसें होती हैं। और ये क्या होता है? एक मिश्रण होता है। किसका? गैसों का मिश्रण होता है। पृथ्वी के चारों ओर बना गैसों का यह घेरा ही क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। यानी यानी भैया आपकी हवा जिसमें जितने स्थान में होती है वो क्या कहलाता है? वो आपका वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है कि पृथ्वी की जो आकर्षण शक्ति के कारण होता है, क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, या वायुमंडल उसके साथ टिका हुआ है। क्या है? टिका हुआ है। वायुमंडल से ही पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का क्या है? जीवन संभव है। वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होता। दोस्तों, हम यहाँ पे तैयारी करवाते हैं आपको यूपी टेट, सी टेट, डीएलएड से संबंधित सभी जानकारी और स्कॉलरशिप से संबंधित सभी जानकारी। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी चाहते हैं और हमसे हमसे जुड़कर क्या करना चाहते हैं, यूपी टेट, सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं और सुपर टेट की, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी रहेगी और प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी। वहाँ से आप हमसे जुड़ के फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए, मैं जो नोट्स पढ़ाता हूँ वो अपने चैनल पे मैं अपलोड कर देता हूँ। आप जितने भी यूट्यूब चैनल देखेंगे उसमें कहीं भी आप ये नहीं देखेंगे कि वो वीडियो बनाता और पीडीएफ दे दें। ऐसा नहीं करता है। अगर आप हमारे साथ, हम तो फ्री पीडीएफ आपको देंगे ही देंगे। अगर आप हमारे साथ नोट्स बनाना चाहते हैं तो पेन और कॉपी उठा लीजिए और नोट्स बनाते रहिए, जिससे क्या होगा? आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। वायुमंडल के महत्व के बारे में बात करेंगे। अब हम क्या बात करेंगे? वायुमंडल के महत्व के बारे में। वायुमंडल के संगठन में कई गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें ऑक्सीजन हमारा कितना होता है? 21% होता है। कभी कभी क्या होता है, यूपी टेट या सीटेट में क्या होता है, क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसमें पूछा लिया जाता है कि भैया ऑक्सीजन का, वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, या नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03% है, और आर्गन आपका 0.93% है। जैसे अनेक गैसें जो हैं 0.04% में है। तो ये आपका 100% बन गया। गैसों के अलावा वायुमंडल में जल वाष्प, धूल कण आदि भी पाए जाते हैं। पृथ्वी और वायुमंडल का उष्मा का क्या होता है? उष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। यानी पृथ्वी और वायुमंडल की उष्मा का जो प्रधान स्रोत है, यानी मुख्य जो स्रोत है यानी साधन है, वो क्या है? सूर्य है। वायुमंडल से होकर सूर्य की किरणें आसानी से पृथ्वी पर पहुंच जाती। वायुमंडल के ही द्वारा क्या होता है कि वो जो सूर्य की किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर पहुंचती हैं।
जिससे पृथ्वी गर्म होती है। क्या होता है? जिससे पृथ्वी गर्म होती है और फिर वायुमंडल को गर्म करती है। वायुमंडल की इसी विशेषता के कारण पृथ्वी पर जल चक्र, वायु चक्र, ऑक्सीजन, कार्बन चक्र आदि स्वतः चलते रहते हैं। अब जल चक्र की क्या बात है? अब जल चक्र क्या होता है कि भैया आपका क्या होता है, बारिश होती है, पानी नीचे आता है, फिर उस पर धूप लगती है, वो गर्म होकर वाष्प वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है, फिर आपके बादल बरसते हैं और बादल के जरिए फिर पानी नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो ये आपका जल चक्र है। वायु चक्र क्या होता है? हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये सब क्या हो गए? ये सब चक्र हैं जो स्वतः ही चलते रहते हैं। अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे? जल चक्र के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप लोग वीडियो पूरा देखा कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो वीडियो स्किप कर देते और कहते वीडियो अच्छा नहीं, वीडियो अच्छा नहीं। अरे कम से कम लास्ट तक देखिए, तभी आपको पता चल जाएगा वीडियो कैसा है। जब तापक्रम अधिक होगा तब वाष्पीकरण अधिक होगा। जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। इसी वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल वायुमंडल में पहुंचता है। क्या होता है भैया? जब तापक्रम अधिक होगा तब वाष्पीकरण हो गया है भैया। जब सूर्य का प्रकाश अधिक होगा तो नीचे जो जल होगा तो पृथ्वी पे वो गर्म होकर वाष्प बनेगा और वाष्प बदलकर वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल वायुमंडल में पहुंचता रहेगा, और फिर इसी को वायु आर्द्रता नमी के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। जो आर्द्रता होती है, नमी होती है। जलवायु की दृष्टि से जलवाष्प का अत्यधिक महत्व है। यह जल वाष्प ऊपर उठकर ठंडी होती है, जिससे बादल बनते हैं और वर्षा होती है। क्या होता है? इसी जल वाष्प से क्या होता है कि बादल बनते हैं और वर्षा होती है। वाष्पीकरण एवं वर्षा की क्रिया द्वारा स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच क्या होता है? जल का निरंतर आदान प्रदान होता रहता है। अगर ये आदान प्रदान ना हो तो जल चक्र नहीं चल पाएगा, यानी जल चक्र की क्रिया नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया भी स्वतः निरंतर चलती रहती है। जब मानव अपने क्रियाकलाप द्वारा वायुमंडल में हस्तक्षेप करता है तो वायुमंडल का संतुलन बिगड़ जाता है। आजकल क्या देख रहे हैं? आपके पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा कट रहे हैं, तो पेड़ पौधों को क्या करना चाहिए? हमको लगाना चाहिए, हमको संकल्प लेना चाहिए। पेड़ पौधों को बहुत से ज़्यादा मात्रा में क्या करना चाहिए? लगाना चाहिए। आजकल सरकार भी कदम उठा रही है, लेकिन सरकार क्या हो रहा है कि पेड़ पौधे तो लग जाते हैं लेकिन उनको सही से पानी नहीं मिल पाता है। मानव द्वारा वायुमंडल कैसे प्रभावित होता है? यहाँ पे हम बात करेंगे कि मानव द्वारा वायुमंडल कैसे प्रभावित होता है। उद्योग धंधों से निकलने वाले जैसे धुएं होते हैं, उनसे क्या होता है, और गैसों द्वारा क्या होता है कि हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता जा रहा है। आजकल जो चिमनी, भट्टियाँ, इंडस्ट्रियल एरिया में जो चिमनियाँ होती हैं, उनसे निकलने वाला जो धुआं होता है, गैसें होती हैं, वो हमारे वायुमंडल को प्रदूषित कर रहे हैं। दहन से उत्पन्न गैसें द्वारा जैसे जलने की क्रिया होती है, जो हम लोग जलाते हैं, वो क्या होता है? उससे क्रिया होती है। आजकल आप लोग देख रहे हैं दिल्ली में ठंडी के मौसम में क्या होता है, जब धान की पराली जलाई जाती है तो वहाँ पे बहुत सारा फॉग हो जाता है। वही क्या करता है? प्रदूषण इकट्ठा करता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। कूड़ा करकट के सड़ने एवं मरे हुए जानवरों के शवों, कृषि अपशिष्ट आदि के सड़ने के दौरान क्या होता है? उत्पन्न जो गैसें होती हैं, उनके द्वारा भी क्या होता है? हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता है। आज आप लोग देखते होंगे कि कहीं भी जानवर मर जाता है या पड़ा रहता है, जब सड़ता रहता है, उसके बगल से आप निकलेंगे तो इतनी ज़्यादा गंध आती है, लगता कि अभी क्या होगा कि उल्टी हो जाएगी या हमारी सांसें थम जाएंगी, ऐसा लगने लगता है। परिवहन के साधनों से निकलने वाले धुएं के द्वारा देखिए, आजकल जितने भी ट्रेन, बस, जो अब तो खैर ट्रेन कम हो गई, लेकिन ट्रेन से बहुत ज़्यादा इसके डीजल इंजन से धुआं निकलता है। गाड़ियों से जितना ज़्यादा धुआं निकलता है, ट्रैक्टर है, आपकी जीप, कार, इसमें क्या होता है, जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, और उस धुएं से क्या होता है? हमारा प्रदूषण बढ़ता है, और प्रदूषण जब बढ़ता है तो हमारा क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि हमारे ग्लेशियर जो होते हैं वो पिघलने लगते हैं। कूड़ा करकट के सड़ने, मरे हुए जानवरों, कृषि अपशिष्ट आदि के सड़ने के दौरान उत्पन्न गैसों द्वारा, परिवहन के साधनों द्वारा, अंतरिक्ष में प्रयुक्त उपग्रह के निकलने वाले धुएं गैस। देखो, अंतरिक्ष में जो हम जो उपग्रह प्रयोग करते हैं उसके द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं निकलता है, आप लोग देखते होंगे। इन सब के प्रभाव पर्यावरण में कई रूपों में देखे जा सकते हैं, जैसे अम्लीय वर्षा, ओजोन परत, ग्रीन हाउस प्रभाव, जलवायु में परिवर्तन, जल चक्र, ऑक्सीजन, कार्बन चक्र आदि। अम्लीय वर्षा के कारण क्या होता है भैया? हमारे ताजमहल का कलर क्या होता है? दिन प्रतिदिन डल होता जा रहा है। श्वसन और ऑक्सीजन। श्वसन क्रिया में देखिए, यहाँ पे जो SCERT की कक्षा 3 से लेके 8 तक के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट किए गए हैं यहाँ पे इसमें। तो आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए, ये सफिशियंट है आपका टेट और सुपर टेट दोनों के लिए।
इसी प्रकार जल में रहने वाले जीव भी जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। जो जल में रहने वाले भैया जीव जीव कैसे जीवित रहते हैं, वो जो जल में ऑक्सीजन उनकी घुली रहती है उसी को वो ग्रहण करते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलते हैं। अतः ऑक्सीजन जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ऑक्सीजन को कोयला, लकड़ी आदि के जलाने में भी प्रयोग किया जाता है। भैया हमारी ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोयला और लकड़ी हमारी नहीं जलेगी। इसके बिना आग जल नहीं सकती। वायु का 1/5 भाग आग जलाने में सहायक होता है। आप क्या देखते हैं, अगर आप गांव से रिलेटेड हैं तो क्या होता है, कभी कभी लकड़ी या अलाव जलाने के लिए ठंडियों में जलाया जाता है। जब उसको जलाते हैं तो क्या होता है कि नहीं जलता है, तो कहते हैं नहीं नहीं इधर से हवा छोड़ो तो शायद जलने लगे। वही यानी कि उसको पर्याप्त मात्रा में अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो लकड़ी या कोयला जलेगा नहीं। अब वातावरण की बात करेंगे तो वातावरण में क्या होता है, वायु 21% ऑक्सीजन पाई जाती है जिसे हम आवश्यकता अनुसार ग्रहण करते हैं। अब जल जल ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार है। जल में ऑक्सीजन घुली रहती है। मछली जल में घुली ऑक्सीजन को श्वसन द्वारा ग्रहण करती है। और हम लोग भी क्या करते हैं, पानी पीते हैं और पानी के द्वारा ही हमारी क्या होता है, ऑक्सीजन हम लोगों को मिलती रहती है। श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है, अंततः श्वसन द्वारा ली गई वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का कुछ भाग फेफड़ों द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। यानी फेफड़ों द्वारा क्या क्या लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तथा कार्बन डाइऑक्साइड का जल वाष्प युक्त की जाती है। क्या है, तो जल वाष्प मुक्त की जाती है। इस प्रकार श्वसन द्वारा बाहर फेंकी गई वायु नाइट्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प होती है। अंदर ली गई वायु की तुलना में बाहर छोड़ी गई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है, कम होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। स्वास्थ्य वातावरण के लिए जिस भूभाग में रहते हैं उसके 1/3 भाग में पेड़ पौधों का होना क्या है, आवश्यक है। भैया हम जितनी मतलब जगह में रहते हैं उसका 1/3 भाग में पेड़ पौधे होना चाहिए। जैसे मान लो हम हमारे घर में 3 कमरे हैं तो हम 2 कमरे में रहते हैं तो एक कमरे में पेड़ पौधे होने चाहिए। मतलब ये एक तरीके का समझाने का तरीका है। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए आवश्यक। अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए क्यों आवश्यक है, इसकी भी जानकारी यहाँ पे करेंगे। तो पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होते हैं, CO2 और H2O के संयोग से अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। पौधे भोजन के रूप में ग्लूकोज, स्टार्च आदि पदार्थ बनाते रहते हैं। दोस्तों आप प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर वीडियो बोरिंग लग रहा हो तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके क्लास जो SCRT NCERT बुक्स हैं वो क्लास 3rd से लेके 8 तक का यहाँ पे निचोड़ लिया गया है। उद्योगों की चिमनियों से शीतलता उत्पन्न करने वाले पदार्थों से, हानिकारक गैसों से, इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि प्रमुख गैसें होती, इन्हें अपशिष्ट गैसें कहते हैं। ये वातावरण को प्रदूषित करती हैं। तो चलिए दोस्तों बताइए हमें कैसा वीडियो लग रहा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत होऊंगा। तो चलिए बाय बाय।